स्वागत है। आज हम कार्ल मार्क्स के उन विचारों पर एक नज़र डालने वाले हैं जो उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पर लिखे थे। हाँ, और जब भी हम मार्क्स का नाम सुनते हैं तो यही लगता है कि उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की आलोचना ही की होगी। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि उनके विचार इससे कहीं ज़्यादा उलझे हुए और चौंकाने वाले थे। बिल्कुल, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मार्क्स ने ब्रिटिश राज को एक ही समय में विनाशकारी और बड़ी ही अजीब तरीके से प्रगतिशील भी माना। ये विरोधाभास ही दिलचस्प है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। मार्क्स के हिसाब से अंग्रेज भारत आए ही क्यों थे? उनका असली मकसद क्या था? देखिए, मार्क्स के लिए ये सब कुछ पूंजीवादी विस्तार मतलब कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन का खेल था। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को सस्ते कच्चे माल की जरूरत थी, खास तौर पर कपास, और साथ ही उन्हें अपने बने हुए सामान को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बाजार भी चाहिए था। और भारत इन दोनों के लिए बिल्कुल सही जगह थी। हाँ बिल्कुल, उनका मकसद भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि उसे अपने आर्थिक इंजन का एक कह सकते हैं पुर्जा बनाना था। और इसका भारतीय समाज पर जमीनी असर क्या पड़ा? क्योंकि सुनने में तो ये सीधा सीधा शोषण ही लग रहा है। और ये था भी, असर बहुत विनाशकारी था। आप सोचिए, सदियों से भारत के गांव आत्मनिर्भर थे। हर गांव का अपना बुनकर, अपना लोहार, सब कुछ था। सही बात है। जब मैनचेस्टर की मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में आया तो उसने लाखों भारतीय बुनकरों को बेरोजगार कर दिया। इसी को विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। मतलब भारत जो चीजें बनाता था अब वो खरीदने लगा? हाँ, भारत का पैसा और संसाधन लगातार इंग्लैंड की ओर बह रहा था। उस दौर के चिंतकों ने इसे आर्थिक निकास या इकोनॉमिक ड्रेन का नाम दिया। तो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था की कमर ही टूट गई पूरी तरह से। ये तो पूरी तबाही की तस्वीर है। लेकिन कहानी का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो ये है कि मार्क्स के मुताबिक इसी बर्बादी के मलबे से कुछ नया भी पैदा हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, यहीं पर मार्क्स का वो सबसे दिलचस्प तर्क आता है जिसे वो उपनिवेशवाद का दोहरा चरित्र कहते हैं। दोहरा चरित्र? हाँ, उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की सामाजिक व्यवस्था हजारों सालों से एक ही जगह ठहरी हुई थी। उन्होंने इसे एशियाई उत्पादन प्रणाली कहा। एशियाई उत्पादन प्रणाली? इसका क्या मतलब था? मतलब हजारों छोटे छोटे गांव जो अपनी दुनिया में ही मगन थे, उनका बाहर की दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं था, और पीढ़ी दर पीढ़ी सब कुछ एक जैसा ही चलता आ रहा था। अंग्रेजों के आने से ये शांत ठहरा हुआ तालाब अचानक हिल गया।